लोगों में क्या अंतर है। हम्म। दूसरा, गंगा ज्ञान की, हम्म। यमुना प्रेम की और नर्मदा वैराग्य की नदी है। इस कथन हम्म। में हम्म। समझने हम्म। योग्य कौन सी बातें हैं? हम्म। एक नदी से दूसरी नदी का पानी हम्म। के पानी से किन किन बातों में भिन्न होता है? हम्म। तीसरा, देवतात्मा हिमालय हम्म। क्यों कहा गया हम्म। है? हम्म। चौथा, विचार और पदार्थ एक ही हम्म। सत्ता के सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप हैं, हम्म। इसका क्या अर्थ है? हम्म। पांचवा, ब्रह्मांड के सभी आविर्भावों की स्वतंत्र सत्ता होती है, इस हम्म। सत्ता का अस्मिता का और हम्म। अहंकार का क्या संबंध हम्म। है? हम्म। छठा, कार्य कारण भाव केवल मनुष्य को बुद्धि में होता है कि ब्रह्मांड में भी मनुष्य। होता है? मनुष्य की बुद्धि में, हाँ। मनुष्य की बुद्धि में होता है कि हम्म। ब्रह्मांड में भी होता है? यदि हम्म। होता है तो वह हम्म। किस रूप में दिखाई देता है? हम्म। हम्म। सातवां, ग्रहों की, आकाशीय हम्म। पदार्थों की गति, आकर्षण हम्म। के नियम, ब्रह्मांड में घटित होने वाली प्रक्रियाएं किस कोश से हम्म। संबंधित है? अच्छा। हम्म। हम्म। ये 7 बिंदु हाँ। हाँ। के। हाँ। हम्म। तो मैंने ये एक दूसरे से थोड़े। स्थूल और सूक्ष्म जगत है, या स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, और दूसरा हम जो कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये जो हमारी मूल धारणाएं हैं वो किस रूप में व्यक्त होती हैं, ये सारे प्रश्न उसमें से भी आए हैं कि आज का जो विचार विश्व है, या आज जो विश्व भर में वैचारिक उथल पुथल चल रही है, या डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, नैरेटिव चल रहे हैं, वो सोशियो कल्चरल विषयों में नहीं, जिसको तथाकथित विज्ञान कहते हैं, उस संबंध में जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन चल रहा है, उनको लेकर है। उदाहरण के लिए फिजिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग विषय माने जाते हैं, और एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध है ऐसा भी नहीं माना जाता। मैंने साइकोलॉजी का, दूसरा साइकोलॉजी का विस्तार और व्याप्ति क्या है वो भी नहीं उसकी भी चर्चा नहीं होती। वो केवल केवल फिजिकल साइकोलॉजी है। तो ये सारी बातें जो हैं इन प्रश्नों में जिनका विचार किया गया है, वो स्थूल और सूक्ष्म का संबंध कैसे जोड़ना, कैसे दोनों को एक साथ समझना, कैसे दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव हो रहा है ये देखना, और उसमें सूक्ष्म जगत का या सूक्ष्म शरीर का महत्व कितना अधिक है, पिंड की दृष्टि से देखो तो भी और ब्रह्मांड की दृष्टि से देखो तो भी, इसका विचार करना ये है मुख्य रूप से स्थूल और सूक्ष्म जगत। यही एक मुख्य विषय है, स्थूल और सूक्ष्म जगत का स्वरूप, पिंडे सो ब्रह्मांडे का स्वरूप, और फिर दोनों में से किसका प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, तीसरा मुद्दा। और आजकल का हमारा अध्ययन क्षेत्र कैसा है, कैसे व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो गया है, कैसे अस्त व्यस्त है, कैसे अनुचित अधिष्ठान पर सब खड़ा है, इन सारी बातों का विचार इन प्रश्नों के माध्यम से या इसके चलते जो वर्णन हमें सूझता है उसके आधार पर किया जा सकता है। इसलिए विषय को प्रश्न के रूप में ही निरूपित किया है। वो विषय वही है,
सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। जी। तो इसमें जैसे हम स्वतंत्र सत्ता की हम बात करते हैं, और सत्ता की अस्मिता, उसकी जो एग्जिस्टेंस है और उसका अहंकार, उसमें संबंध की हम बात करते हैं। मैंने ये बात आपने पहले भी हाँ, 2-3 बार हाँ, रखी है ना? हाँ, 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 और मैंने ये जो पंचकोश है, ब्रह्मांड के पंचकोश हैं, हाँ, 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 और ब्रह्मांड में पिंड के जितने भी चीजें पंचकोश। हैं, हाँ, सबकी स्वतंत्र हाँ, सत्ता की जो बात, हाँ, स्वतंत्र हैं लेकिन परस्परावलंबी हैं। हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा जो सेटअप है, और उस सेटअप को ही हम अपने समाज में भी लाना चाहते हैं। गांव की जो समाज व्यवस्था की हम बात करते हैं, अ, उसमें भी हम ऐसा ही कहते हैं कि सभी स्वतंत्र होने चाहिए लेकिन परस्परावलंबी होने चाहिए। तो ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ये जब परस्परावलंबन होता है, और हर एक का अपना एक अहंकार, माने कृतत्व भाव जो होता है, हाँ, 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 और हाँ। उसमें जो परस्परावलंबन, ये जो बैलेंस बनाना है, हाँ, मेरी स्वतंत्रता, मेरा कृतत्व, और एज अ सिस्टम हम, मैंने जिसको एक जो बोलते हैं ना, एक बैलेंस में सब चीजें चलती हैं। एज अ सिस्टम वी आर स्टिल फंक्शनिंग। हाँ, ऐसा अ, ये ये हम ये ब्रह्मांड में कैसे होता है, और इसको जब समाज की व्यवस्था में हम लेके आते हैं, तो इसको कैसे देखना है, इस पे थोड़ा बताइए ताई। हाँ, सत्ता, अस्मिता और अहंकार, ये 3 मूल शब्द हैं। सत्ता माने सत माने होना। ये होना क्या है? सत्ता, मेरा अस्तित्व। ये सभी पदार्थों का अस्तित्व, ये होता है, माने ये होता है। इट इज, वो इजनेस जो है, ये इजनेस सभी पदार्थों की अपनी अपनी होती है। और ये इंडिविजुअलिटी है कि मेरे जैसा संपूर्ण विश्व में और कोई नहीं होता है। ये जो इंडिविजुअलिटी है वो एक व्यक्ति की है। माने जो भी यूनिट हम देखें, यूनिट कहा तो फिर वो सत्ता है, वो इंडिविजुअलिटी है, माने वो फिर एक है, अकेला है, स्वतंत्र है। उसका अपना होने का एक महत्व है, उसका अपना होने का कोई वजूद है। क्यों है? तो कोई न कोई प्रयोजन पूर्ण करने के लिए है। ये प्रयोजन किसका है? किसका प्रयोजन पूर्ण करने के लिए है? तो दैशिक शास्त्र कहता है कि प्रकृति का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए एक एक इंडिविजुअल होता है। ये इंडिविजुअल मात्र मनुष्य नहीं है, ये इंडिविजुअल ब्रह्मांड के सारे पदार्थ हैं। वो जिस रूप में ही प्रकट होते हों, लेकिन उसका एक होना होता है, वो उसके जैसा और कोई नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक एक वृक्ष की अपनी अपनी सत्ता है, अपना अस्तित्व है, अपना प्रयोजन है। आम और केला 2 फल के रूप में भले ही एक कैटेगरी को के हों, एक सेट के हों, तो भी दोनों फल एक दूसरे से अलग हैं, एक के जैसा दूसरा नहीं है। तो ये बात तो हमारी समझ में आती है, क्योंकि वैसे व्यापक कैटेगरी में दोनों ही फल हैं, परंतु फिर फल के अंतर्गत जाओ तो
केला और आम स्वाद में, गुण में, रंग में, रूप में, माने इंद्रिय गम्य स्तर पर भी, और पोषण की दृष्टि से भी, और गुणों की दृष्टि से भी, माने केवल पंचमहाभूतात्मक रूप में नहीं, तो उसमें जो त्रिगुणात्मक अंश है उस रूप में भी एक दूसरे से अलग हैं, ये तो हम समझ सकते हैं। फिर आम ही देखो, तो एक आम का वृक्ष और दूसरे आम का वृक्ष, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कि बहुत सारी मात्रा में एक जैसा दिखाई देने पर भी वे अलग हैं, क्योंकि एक वृक्ष का आम और दूसरे वृक्ष का आम एक दूसरे से स्वाद में, रंग रूप में, पोषण में अलग ही है, ये आइडेंटिकल तो नहीं है। तो ये फिर एक ही सेट में, एक ही आम में हमने अलग अलगता, जिसको कहते हैं पृथकता, वो हम देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तो हम कहते ही हैं। ये उनकी जाति अलग अलग है, ये भी तो हम कहते हैं कि ये लंगड़ा है, ये दशहरी है, ये आभूस है, ये केसर है, ये तो हम कहते ही हैं। तो आम आम है, परंतु सबकी जाति अलग अलग है। इसका मतलब कि सभी की स्वतंत्र सत्ता अलग अलग है, ये भी हमको समझ में आया। फिर एक ही वृक्ष के एक से अधिक फल हैं, उनका तो बहुत सारा सब कुछ एक ही होगा, परंतु फिर भी एक आम से दूसरा आम का फल, एक ही वृक्ष का, वो भी अलग अलग होता है। अब धीरे धीरे हम लॉजिकली एक दूसरे से अलग होता है ये बात समझने लगते हैं अगले 2 उदाहरणों से। फिर आम का फल ही क्यों, रंग रूप स्वाद में ही क्यों, गुण में ही क्यों, वो किस रूप में अब अलग होता है ये हमारी समझ में बहुत नहीं आता है। तो भी एक फल से दूसरा फल अलग है, एक आम से दूसरा आम अलग है। उसी प्रकार से ये पत्तों तक बात जाती है, टहनियों तक बात जाती है, तो सभी की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये सत्ता का स्वरूप हुआ कि सत्ता के रूप में इंडिविजुअलिटी ब्रह्मांड में जितने भी आविर्भाव हैं सबकी है। अब ये क्यों है, तो प्रकृति का प्रयोजन है कि ये सब स्वतंत्र रहें, सब इकाई हो, और इकाई का अर्थ ही है कि एक का दूसरे के जैसा नहीं होना, ये है। अब ये सत्ता से फिर अस्मिता होता है, अस्मि, अस्ति, अस्मि। अब अस्मिता के साथ अहंकार का भाव जुड़ा है। अस्मि अहम के साथ ही जाने वाला क्रियापद है, अहम अस्मि। अब अहम क्या क्या अस्मि, अहम के साथ माने मैं हूँ। अस्मि और अस्ति दोनों का अर्थ, अस्ति का अर्थ है और अस्मि का अर्थ हूँ, ऐसा होता है। तो हूँ के साथ तो मैं ही जुड़ता है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं चलता हूँ। अब मैं का ही क्रियापद भेद से हुआ, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे खाना है, वो मैं, मुझे, मेरा, ये सारी बातें, ये सारे एक ही अहम के अलग अलग रूप जो हैं वो प्रकट होते हैं। ये अस्मि माने मैं पना उसमें आया। तो फिर ये जो अस्थि वाले पदार्थ हैं सारे इंडिविजुअल, उनका अपनी सत्ता का, अपनी स्वतंत्र सत्ता का भान जो है वो अस्मि और अस्मिता शब्द से व्यक्त होता है। और अहंकार करने में ये मैंपना जब प्रकट होता है तो अहंकार होता है कि मैं फिर हूँ, तो मैं का अस्तित्व, अस्थि के बाद जब अस्मि आया तो मैं जुड़ा, माने इंडिविजुअलिटी
अब भान होने में भी आई, वो तो है। अब इसका भान भी होता है कि हाँ मैं हूँ, माने मैं स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी हूँ। तो ये पहले उसका भान हुआ, पहले उसका उसका ज्ञान हुआ कि हाँ मैं हूँ, और फिर वह कृति के साथ जुड़ा तो अहंकार हुआ कि किसने किया, मैंने किया। किसकी उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है। कौन जाना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे करने से होता है, फिर मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा सब कुछ आता है। तो हर पदार्थ की इंडिविजुअलिटी के साथ साथ उसका बोध होना और उसका कृति के रूप में उतरना, उसी को परिष्कृत होते होते दायित्व आना कि किसको करना है तो मुझे करना है, कौन ये करेगा तो मैं करूंगा। ओनरशिप आई, वो भी उसी में से आती है, अहंकार से ओनरशिप आती है। फिर वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, तो एक दूसरे के साथ संबंधित होने पर उचित अनुचित ये भी सारा आता है। मैं गाना चाहता हूँ, परंतु मुझे गाना चाहिए क्या, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या होता है कि अपने आसपास और जितने भी सारे व्यक्तित्व हैं, उन सबके साथ समायोजन करने में व्यक्त होता है, करने में निश्चित होता है कि करना ठीक है या करना ठीक नहीं है। ऐसे अहंकार का मेरी अस्मिता, मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता, और उसके बाद दूसरों के साथ संबंधित होकर करना कि नहीं करना, ऐसा इसमें से आता है। तो इंडिविजुअलिटी अगर सबकी है, तो फिर सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ समायोजन कैसे करेंगे। ये महान विषय हुआ कि किस आधार पर समायोजन करना है। तो पहला तो है कि एक दूसरे का एक दूसरे के लिए क्या उपयोग है, एक दूसरे का एक दूसरे के साथ कैसा कैसा समत्व है, कैसी समानता है, कैसी अलगता है, कौन किसके लिए कैसे कॉम्प्लीमेंटरी होगा, पूरक होगा, कौन किसके लिए कैसा उपयोगी होगा, कौन किसके साथ मिलकर कैसा गुण बढ़ाएगा, कौन किसके साथ मिलकर गुण के स्थान पर दोष निर्माण करेगा। एकदम सादे सादे वाक्यों में कहें तो प्याज और दूध ये एक दूसरे के साथ मिलकर अगर हम मिलाकर खाएंगे तो दोष ही निर्माण होगा, गुण निर्माण नहीं होगा। परंतु केसर और दूध साथ में मिलाए तो दोनों का ही गुण बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ वे पूरक हैं, समसंबंध रखते हैं। तो ऐसे प्रकृति में असंख्य स्वतंत्र अस्तित्व वाले पदार्थ होने पर भी सबका एक दूसरे के साथ समत्व है, एकत्व है, और एक दूसरे के साथ पूरकता भी है, एक दूसरे के ये उपकारक भी हैं। तो कौन से पदार्थ मिलकर एक दूसरे के साथ उपकारक रहेंगे, कौन एक दूसरे के साथ मिले तो दोनों का ही नाश कर देंगे, माने एक दूसरे का नाश करेगा और दूसरा पहले का नाश करेगा। ये सारी सृष्टि की रचना कैसे बनती है, इसको समझना है। तो एकत्व, अनेकत्व और फिर अनेकत्व का एक दूसरे के साथ का संबंध और अनेकत्व का मूल एकत्व, ये सारी बातें समझने की बातें हुई। और जब ये बातें समझते हैं तो आज के विश्व में केवल फिजिक्स ही सामने आता है। फिजिक्स और साइकोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़ते ही नहीं हैं। फिजिक्स के तो अनेक आयाम हैं, उनका तो एक साथ कदाचित समायोजन हो जाता है, परंतु फिजिक्स से केमिस्ट्री में भी यदि गए
तो क्या होता है, वो केवल फिजिक्स नहीं रहता है, समायोजन हम फिजिकल लेवल पर करते जाते हैं। केमिस्ट्री क्या है? अनेक रसायनों का, अनेक मूल तत्वों का एक दूसरे के साथ कैसे समायोजन होगा, ये है। परंतु गुणों का भी उसके साथ संबंध है, और गुणों के कारण से एक ही पंचमहाभूतात्मक पदार्थ एक दूसरे से भिन्न, माने एक दूसरे से भिन्न अस्मिता वाला हो गया। ये गुणों की चर्चा आज नहीं होती है, क्योंकि गुण ये सूक्ष्म जगत का विषय है, और पदार्थ ये पंचमहाभूतात्मक जगत का विषय है। आज के वैचारिक विश्व में पंच महाभूतों की प्रतिष्ठा है, गुणों की नहीं है। और गुणों का जो जगत है, सूक्ष्म जगत, उसको समझने का प्रयास भी स्थूल जगत में जो जो दिखाई देता है, उसके आधार पर जिन नियमों का आविष्कार माने समझने का प्रयास हमने किया है, उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। कि स्थूल जगत में हम सबको टेंजिबल है, इसलिए हम इंद्रिय गम्य रूप में उसको समझ सकते हैं। परंतु सूक्ष्म जगत मनोगम्य है, बुद्धिगम्य है, अहंकार गम्य है, संस्कार गम्य है, उसका हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते। ये वैचारिक विश्व का पाश्चात्य और भारतीय का बहुत बड़ा अंतर है, कि हम सूक्ष्म जगत के जो नियम हैं, उसके आधार पर स्थूल जगत का भी परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि पाश्चात्य जगत का प्रस्थान स्थूल जगत है। भारत का प्रस्थान सूक्ष्म जगत है, और तीसरा स्थूल और सूक्ष्म जगत जहां से निर्मित हुआ है, वह कारण शरीर भी है, कारण जगत भी है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इन तीनों का समन्वित विचार केवल भारतीय विचार जगत में होता है, और केवल फिजिकल लेवल का सूक्ष्म स्थूल जगत का विचार पश्चिम के जगत में होता है। ये बहुत बड़ा, माने बहुत बड़ा अंतर है। हमारा प्रस्थान ही अलग है। प्रस्थान अलग है तो हमारा हमारा समझना भी अलग होता है। समझना अलग है तो निरूपण भी अलग होता है, और उसके आधार पर व्यवस्थाएं और व्यवहार भी अलग होते हैं, नियम कानून भी अलग होते हैं। ये इन सभी प्रश्नों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम ये समझें। जी। जी ताई। ताई, इसमें जब हम कोई भी व्यवस्था बनाने की बात सोचते हैं, वो तो उसमें और समाज समाज को लेकर कोई व्यवस्था बनाने की बात सोचते हैं, तो इसमें मनुष्य का मनुष्य के साथ समायोजन रहता है। और इसमें जैसे आपने बताया कि मन का, बुद्धि का, अहंकार का, संस्कार का, चित्त का, इसका भी विचार होना चाहिए। अब जब हम आम का एक उदाहरण लेते हैं और एक मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आम के अंदर तो जो मन के षड रिपु हैं वो तो नहीं है। हाँ, हम अपने मन से कुछ करें ऐसा तो नहीं होता है। आम के संस्कार भी जो बीज के संस्कार हैं उससे ही निकल के आते हैं। तो आम आम एक आम का दूसरे आम के साथ जो संस्कारों में अंतर है, वो भी मिनिमल ही रहेगा। अगर अलग भी हाँ, रहेगा तो भी रहेगा। बहुत मिनिमल हाँ, रहेगा। हाँ, रहेगा। हाँ, लेकिन मनुष्यों में तो ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, जब हम किसी भी व्यवस्था की बात करते हैं और उसमें हाँ, स्वतंत्रता की बात करते हैं हुँ, और उसमें हुँ, परस्परावलंबन की बात करते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, ये माने इसकी व्यवस्था जो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी हाँ, व्यवस्था से भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ, कॉमन हाँ, विजन और ये हाँ, कॉमन डायरेक्शन, हाँ, ये कॉमन हाँ, एग्जीक्यूशन, हाँ,
ये हाँ, लाने के लिए तो हाँ, हाँ, जो संगठनात्मक व्यवस्था है, हाँ, उ, हाँ, हाँ। उसका विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है हाँ, होता है, हाँ। है ना? हाँ, मैंने आपने जो कहा कि मिनिमल होता है या अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, ये है। तो मनुष्य में और आम में, जो माने 2 आम में, आम के 2 फलों में और मनुष्य में तो ऐसा नहीं होता है, नहीं, मनुष्य में भी होता है। गुजराती मनुष्य के साथ जिस प्रकार से समायोजित होगा, उस प्रकार से गुजराती और तमिल दोनों में अंतर रहता ही है। दोनों ही मनुष्य है, बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातों में वो अलग हैं। अब भारतीय हो या गुजराती हो, सॉरी, तमिल हो या गुजराती हो, दोनों ही अमेरिका के संदर्भ में भारतीय हैं। तो जैसे-जैसे व्याप्ति में एकत्व दिखाई देता है, वो थोड़ा मर्यादित क्षेत्र करते जाएँ, तो भिन्नता दिखाई देती है। एक गुजराती का दूसरे गुजराती के साथ जो भिन्नता और समानता है, वो जिलों-जिलों में दिखाई देती है। दक्षिण गुजरात का और उत्तर गुजरात का अलग है, परंतु कहाँ एक है, मूल में जाकर एक है, परंतु ऊपरी इसके ऊपर भिन्न है। एक ही मनुष्य का देखो, गुजरात का ही देखो, तो गुजराती में केवल उत्तर गुजरात का देखो, तो भी 2 जिलों का अलग पड़ता है। माने जितना हम सीमित क्षेत्र करते जाते हैं, वैसे-वैसे अलगता अधिक दिखाई देती है। अब एक ही परिवार में देखो, तो 2 भाइयों के रंग, रूप, व्यक्तित्व सब अलग दिखाई देते हैं। फिर भी वो इस परिवार का है, ये 2 भाई हैं, ये तो समझ में आता ही है। तो किन बातों में समानता है, किन बातों में अलगता है, ये अगर आप देखते जाएँगे, तो जितना-जितना संकुचितता बढ़ती है, जितनी-जितनी केवल इंडिविडुअलिटी बढ़ती है, उतनी-उतनी भिन्नता अधिक दिखाई देती है। एक ही शरीर की बात करो तो बात जाती है ठेठ एक सेल तक। एक सेल दूसरे सेल जैसा नहीं है। जितनी भी छोटी इकाई देखते जाओ, तो भिन्नता दिखाई देती है और एक छोटे से छोटा यूनिट हमने देखा, तो उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है और यह स्वतंत्र सत्ता है और फिर भी कोई भी अकेला नहीं रहता है। एक सेल का दूसरे सेल के साथ संबंध है। एक पूरे शरीर का दूसरे शरीर के साथ संबंध है। पूरी एक जाति का दूसरी जाति के साथ संबंध है। समानता का, अलगता का और फिर स्वतंत्रता का और एक दूसरे के साथ तंत्र के समायोजन का। तो समानता और अलगता, एकत्व और अनेकत्व, भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न पद्धति से समझ में आता है और इसलिए व्यवस्थाएं भिन्न-भिन्न बनती हैं। तो ये स्वतंत्रता के साथ-साथ हम जो परस्पर पूरकता, अभी आपने कहा कि हम स्वावलंबी भी हैं और परस्परावलंबी भी हैं। हमने तीसरा शब्द बीच में घुसा दिया है, परावलंबी। स्वावलंबी, परावलंबी, परस्परावलंबी। जब एक परिवार में 2 लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य विभाजन करते हैं, तब एक माने उसको परावलंबन कहेंगे कि परस्परावलंबन कहेंगे, वो हमारी समझने की शक्ति कैसे है, देखने की शक्ति कैसे है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब परस्परावलंबी के भी दृष्टि के अनुसार हमने 2 प्रकार किए। एक परस्परावलंबी है, वो तो मुझे केंद्र में रखकर मेरी दृष्टि से देखा तो मैं परतंत्र हूँ, परावलंबी हूँ
और उसका मेल बिठाने के लिए वह भी मेरे पर अवलंबन करके रहता है, तो फिर गिव एंड टेक होगा। गिव एंड टेक में मैं यदि महत्वपूर्ण रहा तो मेरे हिसाब से पद्धति निर्माण होगी, मेरी मेरी दृष्टि से शर्तें बनाई जाएंगी। ये तो व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना हुई। परंतु परस्परावलंबी परावलंबी को एक दूसरे के दृष्टि से मैंने देखा तो फिर वो भारतीय बनता है। यहाँ तक ये विषय जाता है। तो इसलिए हम स्वावलंबी और परावलंबी न कहकर परस्परावलंबी कहते हैं, परस्पर पूरक कहते हैं, परस्पर के विरोधी नहीं कहते। परस्पर पूरकता से इंटेग्रल होल ऐसी रचना बनती है। और स्वावलंबी और परावलंबी ऐसा अलग देखने से कॉन्ट्रैक्ट थियरी पर आधारित समाज रचना ऐसी बनती है। तो जो विज्ञान के माने प्राकृतिक विज्ञान के जितने भी तत्व हैं, उन सारे तत्वों का विचार करके फिर समाज की संस्कृति की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उसी को हम कहते हैं कि हर एक का स्वभाव पहचान कर उसके अनुरूप रचनाएं निर्माण करो। जी जी ताई, जब हम कोई भी एक संस्था या संगठन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, तो ये सभी बातें उसमें आनी चाहिए। जैसे हम आनी चाहिए। हाँ अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं तो हम हाँ बोलते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हाँ ये हाँ स्वतंत्र सत्ता हाँ होनी चाहिए, सब अपने काम हाँ के अपने मालिक होने चाहिए, लेकिन फिर हम्म। सिस्टम के रूप में चलना चाहिए। हाँ हाँ ऐसी संकल्पना हमारी रहती है। हाँ लेकिन इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे फिर जुड़ते जाते, जब मानव मानव का आपस में समायोजन होता है तो और मुद्दे जुड़ने लगते हैं हाँ हाँ कि ये सिस्टम को सस्टेन कैसे करें। उसके लिए और भी मुद्दे जुड़ने हाँ लगते हैं। जुड़ने इसीलिए उस लगते हैं। संगठन की एक हायरार्की या संगठन का एक स्ट्रक्चर बनाना बनती पड़ता है। है। हाँ हाँ लेकिन अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में जो जो भी सबकी भूमिकाएं रहती हैं, वो जो जो भी एक स्ट्रक्चर बना है, उसमें सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन गोल एक है। और हाँ उसमें सहभागिता के हिसाब से मैंने हाँ हाँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जैसे कपड़े का व्यापार है ना? तो अभी चार बुनकर सब मिलकर एक व्यवस्था, एक एक सेटअप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में तो ये अपने आप हो जाता था, हो अभी जाता गांव है। नहीं है तो एक सेटअप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चार बुनकर मिलकर करना चाह रहे हैं। तो ये चार बुनकर कैसे आपस, और बुनकर के साथ जो जो कपास उगाने वाला है, और ये जितने भी बीच बीच में जितने भी काम हाँ आते हैं, हाँ ये हाँ सब हाँ मिलकर एक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें जो जो मैंने मेरा मन तो हमेशा इस तरफ ही जाता है कि जो जो और ये मेरा अपना ही दोष है कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जैसे एक सीईओ होता है, वो सीईओ क्या कर रहा है, ये इन सबको बांध के रख रहा है, ये इन सबका एक कॉमन विजन डिफाइन कर रहा है ना? और अगर कोई भटकता है तो उसको वापस समझाना, वापस लाना, ये काम कर रहा है ताकि ये सभी जो हैं अपना काम एक विजन के साथ कर पाए। तो तो ये जो संगठनात्मक रचना है, ये तो बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी भी व्यवस्था की हम बात करते हैं कि ये अपने आप नहीं होने वाला है। जो हम सृष्टि में चीजें अपने आप हो रही हैं, और वो सेट ही ऐसे हुई हैं कि वो हो जाती हैं, अपने आप होती हैं। हम जो नई रचना कर रहे हैं वो अपने आप तो नहीं होगी, इसकी संगठनात्मक रचना होगी। और वो रचना में अलग अलग भूमिकाएं होंगी, और वो भूमिका किसी की ज्यादा महत्वपूर्ण, और माने महत्वपूर्ण तो सभी की है, लेकिन
उस व्यवस्था को बनाए एक रखने के प्रकार की लिए, और दूसरे प्रकार की। हाँ हाँ, हाँ हाँ ऐसा हाँ, मेरे मन में आता है। तो ये ठीक है। मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर हाँ रहा था कि जैसे हाँ हाँ जैसे सृष्टि में होता है, वैसे हाँ, समाज में ऐसे भी ही होना है। समाज में भी होता है और होना है। मैंने इसी मुद्दे को लेकर एक बार कहा था कि ये सारी रचना माने अनेक अनेकानेक भिन्न 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 ये मिलकर एक इंटेग्रल होल ऐसी रचना बनती है। तो जो आपने एक सीईओ और कॉरपोरेट सेक्टर का उदाहरण दिया और एक गांव गांव का उदाहरण दिया, दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने इसी अंतर का एक उदाहरण ऐसे दिया था कि एक बहुत बड़ा यंत्र है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड रचना वाला यंत्र है। तो उसमें कितने ही स्पेयर पार्ट्स होते हैं। सभी जो पार्ट्स हैं उनकी अपनी 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 भूमिका है, अपना अपना प्लेसमेंट है। वो वहीं पर प्लेस्ड होगा तभी तो ये यंत्र पूर्ण बनेगा और यंत्र काम करने लायक बनेगा। तो ये यंत्र में ऐसे ही तो है कि सब भिन्न 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 आकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न काम करने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार से एक दूसरे के साथ समायोजित होने वाले, और ये पार्ट इसी के साथ समायोजित हो सकता है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स, उनमें भी अनेक अलग अलग पार्ट्स ऐसे सारे बनकर फिर एक बड़ी रचना में समायोजित होते हैं। इसी प्रकार से वो बहुत बड़ा यंत्र बनता है जो अनेक प्रकार के काम करता है। कभी ये करता है तो वो भी करता है, और सब आंतरिक रूप से अगर ऑटोमेशन किया तो एक दूसरे की स्थिति समझ भी लेता है, और उसी प्रकार से एक बंद हो जाता है, दूसरा चालू होता है, तीसरा किस गति से काम करता है, चौथा किस गति से करता है। सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ समायोजित भी हो जाते हैं। ऑटोमेशन जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना बाहरी ये कम होता जाएगा, और पूर्ण ऑटोमाइज्ड व्यवस्था हो जाएगी एक, परंतु वह यंत्र है। और एक वृक्ष के साथ यही होता है। इतने अधिक स्पेयर पार्ट्स हैं, कितने हैं, कितनी टहनियां हैं, कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, कितने फूल हैं, कितने आकार प्रकार है, सब एक दूसरे से भिन्न होकर भी जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कैसे हुआ? एक बीज से अनफोल्ड होते होते, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होते होते, ये बीज से पूरा वृक्ष बना और उसमें फल लगे। तो फल अल्टीमेट है, माने अंतिम परिणति फल तक जाती है। यंत्र में छोटे 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 पार्ट्स अलग 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 बने और फिर एक दूसरे के साथ बाहर से जुड़ते गए। बाहर से जोड़ने वाला कोई यंत्र से भिन्न होता है। वृक्ष, बीज से वृक्ष बनने के लिए अब और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सब एक ही जीवन रस का क्रमशः आविष्कार होता जाता है। तो एक कॉरपोरेट का सीईओ और एक गांव का पुरोहित जो सारी व्यवस्थाओं का नियमन भी करता है और बनाता भी है, उसका अंतर है। बाहर से देखने पर ये यंत्र तो ज्यादा व्यवस्थित लगता है। वृक्ष व्यवस्थित उतना व्यवस्थित नहीं लगता जितना यंत्र लगता है, परंतु यंत्र का जीवन रस कहीं और है, वृक्ष का जीवन रस कहीं और है। इसी प्रकार से कॉरपोरेट की संचालन शक्ति कुछ अलग प्रकार की है और गांव की संचालन शक्ति कुछ अलग प्रकार की है। एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक ज्यादा व्यवस्थित लगता है, ज्यादा यूनिफॉर्म लगता है। कभी उसकी भी स्वयं संचालितता बहुत होती है,
वो यंत्र की विकास की पद्धति है कि जितने हम रिसर्च करते जाएंगे उतना उतना ऑटोमाइजेशन बढ़ेगा। जितना एक ही यंत्र अनेक प्रकार के काम करने लगेगा, अनेक प्रकार के काम एक साथ जुड़ गए हैं, तो एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, ये सब यंत्र में भी होगा। अंतर केवल इतना है, हाँ, ग्राम में इतनी एक रूपता नहीं दिखाई देती। इतने सारे स्पेयर पार्ट्स अगर हैं तो एक दूसरे के साथ कभी खटखट भी हो जाती है, ये सब दिखेगा। लेकिन ऑर्गेनिक ये है, इनऑर्गेनिक यंत्र है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इनऑर्गेनिक है, ग्राम ऑर्गेनिक है। इतना दोनों में अंतर है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का चलाने वाला कोई और है और ग्राम को चलाने वाला स्वयं ग्राम है। इतना दोनों में अंतर है। एक जिंदा है, दूसरा यंत्र है। वो भी तो तुरंत समझ में आने वाली बात है कि यंत्र यंत्र है, वृक्ष वृक्ष है। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर है और ग्राम ग्राम है। ऐसा इसका अंतर है। इसको और थोड़े 2-3 पढ़ते उतार के समझना है ताई मुझे। हाँ हाँ। हाँ मैंने ये हाँ हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं मेरे को समझ में हाँ, आता है ताई, आता है। और मैं रिलेट कर पाता हूँ। लेकिन हम्म, ये ऑपरेशनल रूप में कैसे ये हाँ, अंतर बैठता है, क्योंकि हम्म, गांव की व्यवस्था के साथ बहुत समीपता नहीं रही है, उसको बहुत पास से नहीं देखा है। नहीं तो देखा है, हाँ। हाँ, तो और वो, कॉर्पोरेट में तो श्वास लिया है। हाँ। तो वो मैंने समझ में आता है, लेकिन हाँ उसकी हाँ हाँ फंक्शनिंग कैसे चलती हाँ है, उसका हाँ डायनेमिक्स क्या होता है, ये हाँ और हाँ, समझने की ये आवश्यकता है। बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि ये डायनेमिक्स क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे समायोजित होता है, कैसे अपने आप। यहाँ ऑटोमाइजेशन क्या है ग्राम में, और कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑटोमाइजेशन क्या है। जैसे यंत्र और वृक्ष का ऑटोमाइजेशन अलग अलग रूप में होता है, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर की व्यवस्थाएं कैसे बनती है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, क्या उद्देश्य है, और ग्राम रचना किन आधारों पर होती है, कौन बनाता है, कैसे बदलता भी है। वो स्वयं भी बदलने लगता है, तो कैसे बदलता है, कैसे नए नए रूप धारण करता है। कॉरपोरेट में भी व्यवस्थाएं बदलती है, स्वरूप बदलता है। सब कुछ नए, रिसर्च भी वही होता है ना कि अरे ये इस डर्रे में चलता आया है, जरा कुछ अलग से देख लो तो कैसे होगा, क्या होगा। तो वहां भी बहुत बुद्धि लगती है। ऐसे कोई निर्बुद्ध व्यक्ति का काम नहीं है कॉरपोरेट सेक्टर को व्यवस्थित रूप में चलाना और ग्रीजिंग करते रहना, माने घर्षण नहीं होने देना। ये भी बहुत बड़ी बात है। परंतु एक अंतर ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर में सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अधिक लगने लगा है। अभी वो केवल यंत्रों का नहीं है, मनुष्य को भी पुर्जा मानकर, यंत्र का स्पेयर पार्ट मानकर ह्यूमन रिसोर्स है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य रिसोर्स है। हमारी तो शिक्षा डिपार्टमेंट जो है उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा। तो एचआर है पूरा, और फिर एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कुछ ह्यूमन के एक सेट का मैनेजमेंट दूसरा कोई एक सेट करता है ह्यूमन का ही। ये कॉरपोरेट सेक्टर का जो तत्व है वो सब जगह लागू होने लगा है। इसीलिए तो ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब शुरू हुआ है सर्वत्र। ग्राम में रिसोर्स एक भी नहीं है, सबकी स्वतंत्र सत्ता मानकर उसके बाद समायोजन शुरू किया है।
तो सत्ता और अस्मिता का, अस्तित्व का स्वीकार करने के बाद, स्वतंत्रता का स्वीकार करने के बाद जो समायोजन होता है, दैट इज लाइफ, वो ग्राम का मूल तत्व है और ये कॉरपोरेट का मूल तत्व है। बाकी बाहर की रचना देखो तो कॉरपोरेट अधिक व्यवस्थित लगता है, अधिक स्मूथली काम करता है, ऐसा दिखाई देता है। ग्राम ऐसा कॉरपोरेट के जैसा एक ग्राम स्मूथली ऑपरेट नहीं करता। हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हर जगह वो ऐसा तू मैं भी होती रहती है। परंतु ग्राम ग्राम है, कॉरपोरेट कॉरपोरेट है, वृक्ष वृक्ष है, यंत्र यंत्र है। ये बात तो तुरंत समझ में आती है कि यंत्र यंत्र है, कितना भी फाइन हो, और वृक्ष वृक्ष है, कैसा भी ग्रो करे, कैसा भी उल्टा सीधा चले, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसे भी काट छांट नहीं हुई है तो कैसे भी फैलता है। जी एक जंगल जैसे, जी हाँ, जी हाँ। 6:03 हुए हैं तय। कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने सबको। चलो चलो, डेवलप ऑन इट।